तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर सबसे पहले उत्तर प्रदेश से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूंकेंगे। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम रैली होने वाली है और बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में रैली करते हुए नजर आएंगे और जयंत चौधरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी जानकारी आज से चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं मेरठ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को भी आज संबोधित करेंगे। चुनावी अभियान की शुरुआत इसे माना जा रहा है और इस दौरान 15 साल के बाद बीजेपी और जो आरएलडी है वो नेता एक मंच पर होने वाले हैं। मेरठ के मोदीपुरम में शाम को करीब 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी का ये चुनावी रैली का आगाज है। पिछले 2 चुनाव में भी प्रचार का शुभारंभ मेरठ से ही किया गया था और इसी वजह से आज का दौरा भी बेहद खास प्रधानमंत्री मोदी का। इस बार बीजेपी के साथ कई और भी महत्वपूर्ण घटक वो जुड़ चुके हैं। सबसे प्रमुख है राष्ट्रीय लोकदल, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा मौका ये 15 साल के बाद होगा जब बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल जो कि एक मंच पर एक साथ मौजूद होंगे। लेकिन मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ आज रहने वाला है पीएम मोदी का, वो आप जान लीजिए। 3:25 पर जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। दरअसल बात अगर करें हम 2:45 पर जब दिल्ली से रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, 3:15 बजे मेरठ पहुंचने का पीएम मोदी का कार्यक्रम है। जनसभा स्थल पहुंचेंगे, मंच पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3:30 बजे से 4 बजे तक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। 4:35 पर मंच से हेलीपैड जाएंगे पीएम मोदी और 4:45 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आज का दिन बेहद खास है और साथ ही आपको बता दें आज कौन कौन बड़े चेहरे जो है रहने वाले हैं मौजूद। जयंत चौधरी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो मौजूद रह सकते हैं। महिमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं पलक। देखिए 15 साल बाद ये जो गठबंधन हुआ है, ये पहली रैली होगी जिसमें जयंत भाजपा के साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे, इसलिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पलक। वहीं देखिए आज टिफिन बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। लोकसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक वाराणसी के प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 600 पोलिंग स्टेशन के अनुसार ये बैठक पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। टिफिन बैठक में उच्च पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके पहले भी आपको याद होगा पीएम मोदी ये टिफिन बैठक इस तरीके की कर चुके हैं आयोजित और कुल 660 के करीब प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की रैली का आयोजन करेंगे, बैठक का आयोजन करेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे क्योंकि चुनाव अब बहुत नजदीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खुद कमर कस चुके हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। कैसे बीजेपी को आगे बढ़ना है, किस रणनीति से बीजेपी को आगे बढ़ना है, इस पर लगातार बीजेपी काम कर रही है। एक तरफ जहां आज मेरठ में पीएम मोदी रहने वाले हैं, शाम का ये कार्यक्रम है, और दूसरी तरफ टिफिन बैठक भी पीएम मोदी करेंगे। आगे बढ़ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तूफानी दौरा आज से 5 अप्रैल तक रैली और रोड शो बैक टू बैक वो करेंगे। आज की बात करें और कल की बात करें, यानी कि 2 दिन का दौरा राजस्थान का उनका रहने वाला है। राजस्थान में जयपुर, सीकर, जोधपुर में उनका चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे वो जो बीजेपी उम्मीदवार उनके पक्ष में। 2 अप्रैल को कर्नाटक जाएंगे, प्रचार करेंगे और 3 अप्रैल को यूपी के मुजफ्फरनगर में शाह की रैली होने वाली है। उसके बाद 4 और 5 अप्रैल को तमिलनाडु में शाह की रैलियां होगी। यानी कि नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आने वाले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जो है वो अब शुरू होता हुआ आपको नजर आने वाला है। एक तरफ राजस्थान पे उनका दौरा होगा, 2 दिन राजस्थान जाएंगे, उसके बाद वो कर्नाटक जाएंगे, फिर कर्नाटक के बाद फिर से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आने वाले हैं। वहां पर भी एक बड़ा सा कार्यक्रम होगा, रैली रोड शो होगा उनका और जो वहां से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और इसके तुरंत बाद फिर अगले दिन 5 अप्रैल 4 और 5 अप्रैल को तमिलनाडु जाएंगे। और देखिए इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर इंडी गठबंधन की रैली आज होने वाली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया गया है। विपक्षी दलों के बड़े नेता आज इस रैली में शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ में विपक्षी ये रैली आयोजित की गई है। इंडी गठबंधन के बड़े नेता इस रैली में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले भी हमने देखा कि राहुल गांधी हुए या तमाम इंडी गठबंधन के नेता हुए, वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ में खुलकर आवाज रखते हुए सामने आए। फिलहाल आज बड़ी रैली आयोजित की गई है दिल्ली के रामलीला मैदान में। बड़े स्तर पर आज प्रदर्शन किया जाएगा। रैली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ में आवाज उठाई जाएगी। विपक्षी दलों के दिग्गज रैली में शामिल होते हुए कुल मिलाकर आज आपको नजर आने वाले, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के सभी नेता मौजूद रहेंगे। जानकारी मिल रही है दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली आज, और पल पल की अपडेट और तस्वीरें इस रैली से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे।
बढ़ते खबरों में आगे देखिए, आज 3 राज्यों के राज्यपाल जाएंगे अयोध्या। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। गुजरात, मेघालय और सिक्किम के राज्यपाल पहुंचेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत कल अयोध्या पहुंचेंगे। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान अयोध्या आज पहुंचेंगे और सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य भी आज अयोध्या पहुंचेंगे। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद से लगातार रामलला के दर्शन पूजन के लिए तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज 3 राज्यों के राज्यपाल अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है और इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। गुजरात, मेघालय और सिक्किम के राज्यपाल पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी और साथ ही साथ रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत अयोध्या जाएंगे। साथ ही साथ मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान कल अयोध्या आज पहुंचने वाले और सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य भी आज अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। तो ये बीजेपी की 8वीं लिस्ट है जिसमें कुल 11 कैंडिडेट्स के नाम हैं और ये नाम कौन कौन से हैं वो भी अभी हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर एक 8वीं लिस्ट और बीजेपी की तरफ से जारी की गई है जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम है, जिसमें पंजाब के 6 हैं, ओडिशा के 3 उम्मीदवार के नाम है, बंगाल के 2 प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा इस 8वीं लिस्ट में हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आपने जान ली, लेकिन सबसे बड़ी बात घोषणा पत्र की भी बारी है। बीजेपी तैयारी कर रही है। बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी ने ऐलान किया कि राजनाथ सिंह अध्यक्ष तो निर्मला सीतारमण कमेटी की संयोजक होंगी। समिति में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कुल 27 नेता भी है। पीयूष गोयल बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी के सह संयोजक बने हैं। अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, अर्जुना मेघवाल सदस्य, किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान सदस्य, भूपेंद्र पटेल, हेमंता विश्व शर्मा, विष्णुदेव साय, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान। देखिए, आपको लगातार बता रहे हैं कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है लिस्ट में, जो कि मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। क्या खास इस बार घोषणा पत्र में होगा भारतीय जनता पार्टी के, वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ये कह चुकी है कि लगभग 30 लाख के आसपास, मेरे ख्याल में वो आंकड़ा था जो कि उन्होंने बताया कि 30 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। महिलाओं पर बात कर रहे थे, किसानों पर बात कर रहे थे। अब घोषणा पत्र की बारी, बीजेपी की तैयारी, और ऐसे में लिस्ट आपको बता रहे हैं यही वो नाम जो कि घोषणा पत्र तैयार करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर महाराष्ट्र से जुड़ी। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट ने अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस बीच इस सूची में अगर बात करें किनके नाम शामिल है तो बारामती से सुप्रिया सुले का नाम शामिल है। वर्धा से अमर काले को टिकट दिया गया है। शिरूर से अमोल कोल्हे लड़ेंगे चुनाव। और इस बीच सुप्रिया सुले को लेकर लगातार हम जानकारी भी दे रहे थे कि उनको बारामती से सीट के लिए प्रत्याशी के तौर पर उतारा जा सकता है, और वही हुआ। फिलहाल पहली लिस्ट जारी कर दी गई है एनसीपी शरद गुट के द्वारा। बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच क्या कुछ महाराष्ट्र में होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज यहां पर एनसीपी शरद गुट के सामने है, बीजेपी को हराने को लेकर और तमाम दूसरे दलों को हराने को लेकर। बिल्कुल, बढ़ते खबरों में आगे देखिए, महाराष्ट्र के बारामती में ननद वर्सेस भाभी। दरअसल महाराष्ट्र के बारामती में ननद भाभी में होगा मुकाबला। एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले तो उनके खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनीत्रा पवार चुनाव लड़ेंगी। अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनीत्रा पवार चुनाव लड़ेंगी और एनसीपी अजीत गुट के नेता सुनील तटकरे ने इसे लेकर 30 मार्च को इसकी घोषणा करती है। अजीत और सुप्रिया चचेरे भाई बहन हैं और इस रिश्ते से सुप्रिया और सुनीत्रा ननद भाभी हो जाती हैं। और एनसीपी शरद गुट ने शनिवार 30 मार्च की शाम को ही राज्य की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कुछ देर बाद एनसीपी अजीत गुट ने बारामती से अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। देखिए, बारामती सीट 57 सालों से पवार परिवार का गढ़ माना जाता है और शरद पवार ने 1967 में पहली बार बारामती से विधानसभा चुनाव जीता था। देखिए, पहली बार ऐसा मौका होगा जब पवार वर्सेस पवार देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अब बताएंगे आपको बिहार से। हाजीपुर से हुंकार भरेंगे चिराग पासवान, की बड़ी जानकारी है। एलजेपी रामविलास ने किया है उम्मीदवारों का ऐलान।
दरअसल हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जमुई की बात करें तो अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है, समस्तीपुर शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, खगड़िया से राजेश वर्मा को, वैशाली से बनाया है वीणा देवी को। तो जो पूरी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि एनडीए की सीट शेयरिंग में कुल मिलाकर एलजेपी के खाते में आई है 5 सीट और चिराग पासवान ने हाजीपुर जो कि पारंपरिक सीट रही है वो अपने पास रखी है और बाकी की जो लिस्ट है वो भी अब सामने आ गई है। पारस से हाथ मिलाने की संभावना को हालांकि इस दौरान खारिज उनके द्वारा किया गया। उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस और चचेरे भाई जो प्रिंस हैं उनके साथ हाथ मिलाने की संभावना को लगभग खारिज कर दिया और कहा कि अपने जो दिवंगत पिता हैं रामविलास पासवान उनके द्वारा स्थापित पार्टी के विभाजन के लिए उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये कुछ कहते हुए वो नजर आए थे, लेकिन जो लिस्ट है 5 सीटों की अब वो सामने आ गई। 5 सीटों के उम्मीदवार अब सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं बिहार की बात। देखिए लगातार पशुपति पारस की नाराजगी दूर हुई, हम एनडीए का अभिन्न अंग पारस कहते हुए नजर आए। एनडीए देश में 400 से ज्यादा सीट जीतेगी, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी का फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। तो देखिए बिहार की राजनीति इस वक्त काफी ज्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। हम लगातार देख रहे हैं कि सभी पार्टीज की तरफ से जद्दोजहद की जा रही है कि किसी भी तरह का से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखने को ना मिले कि जो लोग हैं उनकी पार्टी के वो नाराज नजर आए, लेकिन पशुपति पारस काफी समय से नाराज नजर आए थे, लेकिन नाराजगी दूर हुई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल महिमा, पशुपति पारस 12 दिन के बाद एनडीए में वापस हुए हैं और ये अकाउंट, क्योंकि जो उनका ट्विटर अकाउंट है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई बड़ा एक्टिव है और ऐसे में उन्होंने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में फिर से जो मोदी का परिवार कैंपेन चलाया जा रहा था लगातार बीजेपी की तरफ से, मोदी का परिवार को टैग करते हुए उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय सर्वोपरि है, बताया कि वे पीएम के हर निर्णय के साथ हैं। पारस ने 400 पार का नारा भी लगाया और कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत होगी। और देखिए इंडिया रैली आज करने वाले तमाम बड़े जो नेता रामलीला मैदान में रैली करते हुए नजर आएंगे, उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें अब सामने आ रही है। फटाफट से आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि आज तमाम विपक्षी दल शामिल होते हुए नजर आएंगे और यही जगह है जहां पर आज रैली होगी। रामलीला मैदान में रैली, कुर्सियां लग चुकी है, मंच सज चुका है, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं, पोस्टर भी लग चुके हैं और क्योंकि अरविंद केजरीवाल है जेल में और उनके इसी गिरफ्तारी को लेकर लगातार विरोध करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर तमाम विपक्षी नेता और आज एकजुट होने वाले हैं सभी। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं क्या तैयारियां यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल की जा रही है। आपसे कुछ ही देर बाद आपको यहाँ पर लोगों का जुटना भी दिखाई देगा और सबसे बड़ी बात, कई बड़े नेता जैसे कि सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी खबर मिल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। अच्छा महिमा, ये मेगा रैली होने वाली है, इस बीच जो जानकारी दी गई है, इस मेगा रैली में जो दावे किए जा रहे हैं वो ये है कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, बड़े स्तर पर रैली का आयोजन किया गया है, कई लोग आज यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, तमाम समर्थक इंडी गठबंधन के हुए, तमाम कार्यकर्ता हुए और खासतौर पर सभी दलों के जो नेता हैं इंडी गठबंधन के साथ में वो आज महारैली करने वाले हैं और इसी के लिए तैयारियां फिलहाल चरम पर है। अब इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी देश के लोकतंत्र के साथ में खेल रही है और आज बड़े स्तर पर इसी सब के खिलाफ में रैली का आयोजन यहां पर किया गया। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ में राष्ट्र की राजधानी के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन में शामिल दलों की रैली ये होने जा रही है। इस बीच इंडिया ब्लॉक की रैली पर पंजाब के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता बलबीर सिंह का भी कहना सामने आया कि ये एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, इसका उद्देश्य तानाशाही को खत्म करना और लोकतंत्र को बचाना होगा। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर इस रैली का आयोजन किया गया और देखिए पोस्टर्स भी लगे हुए नजर आ रहे हैं, मंच पर पीछे लिखा है कि लोकतंत्र बचाओ। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, दावे भी किए जा रहे हैं, 400 पार का नारा दिया जा रहा है, वहीं तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इसके खिलाफ में अपने स्तर पर रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए जहां तक आपको नजरें जाएंगी वहां तक आपको कुर्सियां नजर आएंगी, तो अरेंजमेंट्स काफी बड़े स्तर पर किए गए, स्निफर डॉग्स नजर आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा यहां पर लिया जा रहा है। बिल्कुल साक्षी, और तैयारी जो हो रही है रैली की, जो तैयारियों को देखरेख कर रहे हैं आपके प्रदेश संयोजक हैं मंत्री गोपाल राय, उनका कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की गई उससे जनता में काफी रोष है। केंद्र की सरकार दिल्ली की तरह पूरे देश में विपक्षी दलों को निशाना बना रही है, नेताओं को फर्जी मामले में जेल भेजा जा रहा है, ये तमाम ऐसे आरोप लगाते हुए वो नजर आ रही हैं। कल एक तस्वीर भी सामने आई थी जब कल्पना सोरेन की और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी यानी कि सुनीता केजरीवाल की जब मुलाकात हुई थी, इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि साथ मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली पहुंच चुकी हैं कल्पना सोरेन कल ही। और आपको बता दें, एक तरफ जहां
हेमंत सोरेन वो भी जेल में सजा काट रहे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी जेल में, और ऐसे में उनका कहना है कि हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और इस बीच पल पल की अपडेट इस रैली से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस बीच बिहार से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें कि बिहार की पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में घमासान देखने को लगातार मिल रहा है। पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्णिया को लेकर वो पहले भी बयान दे चुके हैं। 2 अप्रैल को नामांकन भरने का दावा भी पप्पू यादव के द्वारा कर दिया गया है और इससे पहले भी उनके बयान सामने आए थे पूर्णिया को लेकर कि पूर्णिया मेरा ही है और मैं ही वहां से चुनाव लड़ूंगा। और फिलहाल घमासान दोनों के बीच में, यानी कि कांग्रेस के बीच में और आरजेडी के बीच में पूर्णिया सीट को लेकर देखने को कुल मिलाकर मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने जिस तरह से अब बीजेपी के साथ उन्होंने आने का ऐलान, हालांकि जिस तरह से नाराजगी थी वो दूर हो गई है, तो पूर्णिया सीट पर इधर आरजेडी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। 2 अप्रैल को नामांकन भरने का ये जो तारीख है पप्पू यादव ने कह दिया और पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बढ़ते खबरों में आगे देखिए महाराष्ट्र से अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुई अर्चना पाटिल और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में शामिल हुई है। बीजेपी का दामन थामती हुई नजर आई है और वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल की बहू है अर्चना पाटिल, जो कि अब बीजेपी के साथ आ चुकी पलक। बिल्कुल रंजना, वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। फडणवीस ने कहा कि अर्चना पाटिल के बीजेपी में आने से लातूर और मराठवाड़ा क्षेत्र में पार्टी की संभावनाएं बढ़ेंगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनाएंगे कि अर्चना पाटिल ने बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा। मैंने बीजेपी ज्वाइन की है, कोई वजह नहीं, मुझे काम करना है। मैंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया, अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, यही वजह है बस। मुझे मैंने बोला ना, महिला रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन महाविधेयक जो उन्होंने लाया है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि इस भारत में जो 50% महिला है उनको 33% जो आरक्षण मिला है, तो एक प्रकार से जात पात क्षेत्र कुछ नहीं देखा जाता है, वहाँ आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे अजय निषाद। मुजफ्फरपुर से टिकट कटने के बाद से नाराजगी उनके सामने आ रही थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। दिल्ली में जेपी नड्डा से बीजेपी सांसद की ये मुलाकात काफी कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि उनका टिकट कटा, उसके बाद से लगातार उनकी नाराजगी सामने आ रही थी, उन्होंने नाराजगी जताई भी और उसके बाद अब दिल्ली बुलाया गया है। मान मनोबल का दौर चल रहा है, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में हर किसी को साधना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद हैं अजय निषाद, जिनको बुलाया गया है दिल्ली, और अब दिल्ली में बातचीत होगी। देखते हैं उनकी नाराजगी दूर होती है या फिर नहीं। आगे बढ़ते खबरों में, और गाजियाबाद पहला नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी ने किया। जल्द ही बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार भी अपना पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। निर्दलीय के रूप में नत्थू सिंह ने नामांकन अपना दाखिल किया है सबसे पहले, यानी कि गाजियाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी ने पर्चा भर दिया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार की अब बारी है, वो भी पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। गाजियाबाद से, क्योंकि साक्षी आप खुद भी हैं, कैसी फाइट वहां पर नजर आ रही है इस बार लोकसभा? इस बार फाइट बेहद दिलचस्प होने वाली है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों में डॉली शर्मा को टिकट दे दिया है। वहीं इस बार केंद्र में मंत्री और 2 बार गाजियाबाद में चुनाव जीतकर आए वीके सिंह का टिकट यहां पर कट गया। उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद में यहां पर अतुल गर्ग को, जो कि मौजूदा एमएलए है, उनको टिकट दिया गया है। तो फाइट बेहद दिलचस्प होने वाली है। बीजेपी ने एक नए कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है। फिलहाल नामांकन भरने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देश की विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित यहां पर किया गया। कल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह सम्मान दिए गए। 4 विभूतियों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ में नवाजा गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न यहां पर दिया गया। वहीं यहां पर अडवाणी जी को भी सम्मानित किया जाएगा, जो जानकारी मिली है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, और फिलहाल देश की विभूतियों को भारत रत्न के साथ में नवाजा गया। इन सभी का जो कंट्रीब्यूशन था देश के डेवलपमेंट में, वो बेहद अहम, और इसलिए मरणोपरांत यहां पर इन सबको अवार्ड से नवाजा गया, भारत रत्न दिया गया। विचित्र किंतु सत्य, भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम नहीं, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम हैं शामिल। इसलिए ये समीकरण समझ नहीं आ रहा। राजनीतिक प्रेक्षकों को अलबत्ता भजनलाल शर्मा आते हैं ब्राह्मण समुदाय से।
जयपुर से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट। श्रवण सिंह बगड़ी का बढ़ता हुआ ग्राफ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम में बढ़ता हुआ ग्राफ। सूत्रों के अनुसार भजनलाल शर्मा चाहते थे बगड़ी को लोकसभा चुनाव लड़वाना, जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा चुनाव लड़वाना, लेकिन अदृश्य शक्तियों के कारण राव राजेंद्र सिंह को मिल गया टिकट। शायद बगड़ी की जनपत्री में कुछ और ही लिखा। लोकसभा चुनाव के बाद बगड़ी को मिल सकती है कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी। श्री क्षत्रिय युवक संघ परिवार से जुड़े हैं बगड़ी। आपको बता दें भजनलाल शर्मा के पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं में से एक।